सोरोस्की का तो है, लेकिन है इतना सा। ये देखिए, मुझे इसको डाउन करना है, मैं इसको यहीं से डाउन भी कर सकती हूँ। सपोज मुझे कुछ सामान रखना है, कुछ करना है, और मुझे इसको अप करना है, वो भी मैं यहीं से कर सकती हूँ। पैसे वसूल हो रहे हैं मेरे। अब ये जो सनरूफ वगैरह के कंट्रोल ना, इसको आप पीछे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप डोर में देखेंगे आपके पास सारे कंट्रोल हैं। जिस बटन को आप टच कर रहे हो ना, वो बटन आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको नीचे के साइड में। की इसकी ऐसी होती है। ये टायर आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा। तो गाड़ी को नीचे से मार दिया था, और जो 40% मैंने दिया वो कॉस्टिंग थी अराउंड 91,000 के करीब। कुछ टाइम चलने के बाद ना इस गाड़ी में कुछ कट्स आ गए थे साइड में। नहीं पता, मैं जब से ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस कोयल को प्रॉब्लम क्या हो रही है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, हमने ना कुछ टाइम पहले एक जर्नी की थी, कुछ टाइम पहले नहीं, इनफैक्ट कुछ सालों पहले, जिसमें मैंने आपसे पूछा था, हेल्प मांगी थी कि भैया मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। बजट था उस टाइम मेरा 1 से लेकर 2 करोड़ के बीच में, और मुझे गाड़ी बतानी थी आपको। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ सजेस्ट की, मैंने खुद अपने इंटरेस्ट से भी कुछ गाड़ियाँ ट्राई की, बहुत सारे वीडियोज़ हमने आपके साथ उस टाइम पर शेयर किए, और फाइनली सब कुछ देख दाख के हमने एक गाड़ी को फाइनल किया, दैट इज़ BMW X7, जो गाड़ी है मेरी ये। आज इस गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं, और इस गाड़ी को मैं अराउंड 32,000 किलोमीटर चला चुकी हूँ। 32,000 ही क्यों चलाया, ज़्यादा क्यों नहीं चलाया, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर को बहुत ज़्यादा ड्राइव करती हूँ। मेरा ट्रैवल ऐसी ऐसी जगह पर होता है मेरे क्रशर वगैरह की वजह से, कि मेरे को वहाँ पर ये थोड़ी सी लगती है, यार इसका इतना मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, टायर वायर इसके इतने ताकतवर नहीं है भैया जितनी रिलायबल हमें फॉर्च्यूनर लगती है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फॉर्च्यूनर मेरी ज़्यादा चलती है। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर मेरी 3 लाख को टच करने वाली है, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि वो कैसी गाड़ी है। और उसके अलावा कुछ गाड़ियाँ मैं और भी कैरी करती हूँ, जैसे थार वगैरह। तो होता है कि कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, जो मेरा मूड करता है वो उसके हिसाब से होता है। ये गाड़ी ज़्यादातर मैं उस जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पर मुझे इजी लगता है कि हाँ यार, ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से वहाँ तक आना है। लॉन्ग ट्रिप्स पे भी मैं इसको ज़्यादा नहीं लेके गई हूँ कुछ ट्रिप्स पे, जहाँ पे रास्ते वास्ते मैं श्योर होती हूँ कि हाँ यहाँ के रास्ते ठीक ठाक हैं, वहाँ के लिए ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ यार, मैं बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह पे जाने वाली हूँ, बहुत ऐसा रास्ता है जो कहीं पर भी हमें मतलब सर्टेनिटी नहीं है रोड्स के बारे में, तो वहाँ इस गाड़ी को नहीं लेके जाते हैं। उसके रीज़न है, वो बताती हूँ आपको कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये गाड़ी भैया साफ़ सुथरे सड़कों पे ही चलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस गाड़ी की खर्चों से ही शुरू करते हैं। चलिए, कि भैया एक कहते हैं ना, अपने सफ़ेद हाथी पाला है और इस हाथी के खर्चे क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस हाथी के खर्चे अच्छे खासे हैं। अगर आप इस ब्रांड की गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आप अपना ब्रांड नहीं, इस बजट में किसी भी गाड़ी को ख़रीदते हैं तो अपना माइंड आप सेट करके चलिए कि सिर्फ एक बार पैसा नहीं दे रहे हैं आप, आपका पैसा अच्छा खासा खर्च होगा। सबसे पहले वो खर्च होने वाला है आपका फ्यूल पे, क्योंकि यूजुअली इन कार्स के अंदर एफिशिएंसी नाम की चीज़ नहीं होती। मेरी गाड़ी जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तब ये मुझे 6-7 की एवरेज देती थी, और अगर अभी भी 6-7 की देती है, लेकिन अगर जल्दी तेज़ वेज़ चला रहे हो आप तो वो आपकी 5-6 हो जाती है। तो ये इसकी माइलेज है जो मुझे मिलती है। मुझे नहीं पता, मे बी आप लोग थोड़ा और प्यार से चलाते होंगे। मेरे को थोड़ा सा स्पीड में रहती हूँ, क्योंकि मेरे को जाना होता है बहुत सारी जगह पर। ऐसा नहीं होता कि स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम लिमिट है ना, उसको मैं टच करके रखती हूँ। तो मेरी गाड़ी आज की डेट में अराउंड 5 to 6 की माइलेज मुझे दे रही है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर इसके टायर्स के। अगर आप चलाते हैं गाड़ी तो टायर्स आपके घिसेंगे। टायर्स में यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ टाइम चलने के बाद ना इस गाड़ी में कुछ कट्स आ गए थे साइड में। तो जब उसको हमने BMW में दिखाया तो उन्होंने बताया कि हाँ यार, ये कुछ फॉल्ट है इसके अंदर और इसको रेक्टिफाई हम लोग करेंगे। तो उस टाइम पर बड़े आराम से बात की गई, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, ये लोग कर देंगे यार इसे। और वो कट्स नहीं यार, सॉरी, वो क्रैक्स थे, छोटे हर चारों टायर के अंदर वो क्रैक्स थे। स्टार्टिंग में जिस डीलरशिप से मैंने लिया था, मैंने बर्ड से इस गाड़ी को लिया था, उन्होंने बोला मुझे कि हाँ मैडम, ये गलती है, हम इसको चेक कराएंगे और इसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो बड़ा ठीक मुझे बिहेवियर लगा और मुझे लगा कि हाँ यार, ये लोग कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकला, उनकी साइड से रिस्पॉन्स थोड़ा डिले होने लग गया, चीज़ों का रिस्पॉन्स जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे फाइनली हेल्प लेनी पड़ी BMW इंडिया की। मैंने उनको मेल किए, वहाँ पर मैंने बात की। तो जो इस टाइप की आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी BMW इंडिया लेता है। डीलरशिप कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर देती है, लेकिन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हमेशा, आपको मैं इसलिए कहती हूँ कि जब भी आप डीलरशिप से परेशान हो ना, तो आप उसकी कंप्लेंट सिर्फ डीलरशिप पे मत कीजिए, आप मेन ब्रांड में भी उसकी कंप्लेंट कीजिए, ताकि उसका रेजोल्यूशन फास्ट हो
और एज़ पर योर कन्वीनियंस हो। डीलरशिप में डीलर अपना हिसाब देखता है, ब्रांड अपनी इमेज वैल्यू देखता है। तो यहाँ पर जब ये सारी दिक्कत आई तो उन्होंने मेरा टायर चेंज किया। उन्होंने इसकी जो कॉस्टिंग थी उसका 60% कॉस्टिंग बियर की और 40% पार्ट मेरे को देना पड़ा। और जो 40% मैंने दिया वो कॉस्टिंग थी अराउंड 91,000 के करीब। तो 91,000 मैंने दिए 60% को हटाने के बाद, और ये सिर्फ कॉस्टिंग थी। इसके ऊपर आपको व्हील बैलेंसिंग का पे करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉलेशन का पे करना पड़ेगा, कुछ इसके अंदर एक चेकिंग करते हैं वो लोग, वो भी आपको पे करना पड़ता है। मुझे उसका नाम अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो वो कुछ चीज़ों का और बिल था जो अराउंड 40 से 50,000 रुपये और था, लेकिन वो मैंने नहीं पे किया। मैंने उसके लिए डिनाई कर दिया डीलरशिप को कि यार मैं नहीं दूंगी, मेरी गाड़ी के अंदर ये टायर वायर ये कट वट आना आपकी साइड का फॉल्ट था, तो मैं अब कुछ नहीं दूंगी। मैं 40% सिर्फ टायर कॉस्ट दूंगी, लगा वगा के सब कुछ मुझे आप दीजिए, जिस पे डीलरशिप ने अग्री किया। और ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इनके साथ। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए कि 40% कॉस्ट अगर 91,000 है, तो अगर आपको पूरा देना तो इन टायर्स की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद इन्हें लगाने वगाने का खर्चा ही 40-50 हज़ार रुपये है, इनकी फिटिंग का और इनकी बैलेंसिंग का खर्चा इतना है, और उसके बाद प्लस में आपके टायर का प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें कॉस्टली हैं। उसके अलावा मैंने इस कार के ऊपर लुमार का पीपीएफ कराया था, जो अराउंड उस टाइम पर मुझे 2.5 लाख का पड़ा था। लुमार मैंने इसलिए कराया था क्योंकि सिर्फ वही ब्रांड ये गारंटी दे रहा था कि जो हमारा पीपीएफ है ये पीला नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ जो वाइट गाड़ियाँ आपकी होती हैं वो पीले कलर की तरफ चली जाती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। वो पीपीएफ हुआ था मेरा अराउंड 2.5 लाख का। अब उसमें भी एक चीज़ हो गई थी कि जब गाड़ी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में सर्विस पे गई तो ड्राइवर ने इसको गाड़ी को नीचे से मार दिया था। आई थिंक मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया उसके ऊपर, उनसे लग गया था। तो डीलरशिप ने इस चीज़ को भी टेकअप कर लिया था कि हाँ भैया ऐसा हो गया है। उन्होंने मुझे 2 सोल्यूशन दिए थे कि या तो वो इसी को रिपेयर कर देंगे या फिर इस पार्ट को ही चेंज कर देंगे। तो मैंने पार्ट ही चेंज करा दिया कि यार मुझे मतलब बड़ा मतलब कुछ लोगों का वहम होता है ना कि यार ये आप शगुन है या अच्छा है, मुझे कुछ टूटा फूटा नहीं अच्छा लगता। तो मैंने उस पार्ट को ही हटा दिया कि आप मुझे नया दे दीजिए। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब नया पार्ट आएगा तो उसके ऊपर पेंट होगा। अब जो कंपनी वाला पेंट होके आता है वो डिफरेंट है, और जो वो बाद में एक स्पेयर पार्ट के ऊपर पेंट करते हैं, चाहे ब्रांड भी करके दे रहा है, आई मीन डीलरशिप भी करके दे रही है, तो वो ये पेंट नहीं है। अगर यहाँ पर पीपीएफ है और इसको मैं हटाती हूँ तो मेरा पेंट नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने इस पार्ट को पेंट किया, इसका पीपीएफ अगर वो हटाएंगे तो ये पेंट उखड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे हुई क्योंकि मेरा पीपीएफ जब उन्होंने मतलब पेंट भी करके दिया, लुमार का पीपीएफ भी करा के दिया, सब कुछ करा के दिया, लेकिन वो उसकी जो इंस्टॉलेशन थी वो बहुत ख़राब थी। वो जगह जगह से हट रहा था, उसमें वो ब्लैक कलर के बड़ा गंदा सा दिख रहा था। खुद सोचो यार, वाइट कलर की गाड़ी है, वो उस पन्नी सी में मिट्टी सी भरी है, वो दिखता था यहाँ पे, बहुत ख़राब था। तो जब हमने उसको चेंज कराया तो वो पेंट हट गया सारा। तो वो फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई ब्रांड के साथ कि भैया ये क्या है, फिर से पेंट करके दो आप मुझे। तो उन्होंने उसको फिर से पेंट करके दिया। उसके बाद जब पीपीएफ कराने का टाइम आया, देन आई डिनाइड कि मुझे पीपीएफ मत कीजिए। तो मेरे नीचे वाले पार्ट में पीपीएफ है नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि पीपीएफ किया और इस बार भी मान लो ख़राब अच्छी तरीके से नहीं किया गया तो वो पीपीएफ फिर हटेगा, ख़राब सा दिखेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तो पेंट मेरा उखड़ जाएगा। तो इस बार मैंने पेंट को एज इट इज़ रिटेन कर लिया। इसके ऊपर नीचे वाले मेरे लोअर बम्पर पे कोई पीपीएफ नहीं है, ताकि मेरा जो पेंट की क्वालिटी है वो सही रहे। तो अभी तक का डीलरशिप का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, चाहे वो ये वाला पार्ट था, चाहे मेरे टायर्स के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर दोनों जगह पर थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है बहुत इजी था कि बोला मैंने उनको बड़े प्यार से वो मान गए, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ता है एज अ कस्टमर, और उसके बाद वो आपकी चीज़ों को सुनेंगे। वो नहीं सुनते हैं तो BMW इंडिया डेफिनेटली सुनेगा। तो ऐसा दिमाग में लेके मत चलना भैया कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा हूँ तो पता नहीं ब्रांड मुझे क्या ट्रीटमेंट देने वाला है, ऐसा नहीं है। सब जगह पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन फिर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रांड इतने बड़े हैं ना कि ये अपने नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। अब ये पर्टिकुलर मैं X7 के टायर्स की बात करूँ तो ये मेरे पिरेली के टायर्स हैं और ये 21 इंच के टायर हैं। ये जो पर्टिकुलर टायर BMW X7 में स्टार्टिंग से लग के आते हैं और बाद में भी जो उन्होंने लगाए हैं, ये टायर आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है इसको अरेंज करना, इसको मंगवाना। मैंने तो भैया पूरी मार्केट छान मारी थी, मुझे नहीं मिला था। तो आपको फाइनली ये
BMW से ही लेना पड़ेगा। और आपको पता है जैसे आप ब्रांड से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इनफैक्ट पहले इसमें कॉन्टिनेंटल का टायर था, कॉन्टिनेंटल का टायर तो BMW को भी नहीं मिला, तो इन्होंने पिरेली का डाल दिया। तो जो इसके ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल के टायर थे उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर कोई लोग आपसे वो क्लेम करते हैं कि यार हम आपके लिए मंगा देंगे, हम इंपोर्टेड मंगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उस टायर के ऊपर कोई गारंटी नहीं लेते हैं, कोई वारंटी नहीं देते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी गाड़ियों में हम लोग लगवा लेते हैं बट नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि बर्स्ट हो जाए, कुछ हो जाए। मैंने Q7 में मेरी ये हुआ है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। महंगा पड़ता है लेकिन ट्राई कीजिए कि इसको ब्रांड से कराएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरा सजेशन है आपके लिए। उसके अलावा बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, देखने वेखने में बड़ी प्यारी है। जगह की बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट व्हीकल है ये। अगर जो अपने ऑब्जर्वेशंस में बताऊं तो जैसे सपोज़ मैं किसी जगह पर गाड़ी को बैक कर रही हूं और गाड़ी ने जज कर लिया कि जिस एंगल से मैं उसको बैक कर रही हूं वहाँ पर ये गाड़ी कहीं टच हो सकती है, हिट कर सकती हूँ मैं, तो ये बैक ही नहीं होगी। तो वो भी इसके अंदर कई चीज़ें हैं। अदरवाइज लोग वोग हैं तब तो चलेगी नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो अडास का है ही इसके अंदर के कोई आगे वागे पीछे पीछे खड़ा है तो नहीं चलेगी। इमरजेंसी ब्रेकिंग इस गाड़ी के अंदर है। और जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो अडेप्टिव क्रूज़ है, क्योंकि मेरे लॉन्ग रन ड्राइव्स कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो अडेप्टिव क्रूज़ मेरा मोस्टली मैं ऑन रखती हूँ, उसको यूज़ करना बनता है यहाँ पे। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा गाड़ी है ये। पहले लोग बोलते थे कि यार BMW की गाड़ियाँ चलाने में अच्छी होती है लेकिन कंफर्ट मर्सिडीज़ में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सुपर कंफर्टेबल व्हीकल है ये और ड्राइव टॉप नॉच है। इस कार का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है इसकी ड्राइविंग, जो दिल दिमाग आत्मा आपकी सब कुछ को खुश कर देगी। इनफैक्ट इसके जैसा सस्पेंशन मैंने आज तक किसी SUV के अंदर नहीं फील किया। हम इतनी SUVs को ट्राई कर चुके हैं वीडियोस के लिए या फिर अपनी खुद की या अपने दोस्तों की, भैया नहीं, ये वाला दम, ये वाली बात नहीं है। बाकी और फीचर्स में आप यहाँ पे सीट वेंटिलेशन को एंजॉय करेंगे। आपका स्टीयरिंग बहुत लाइट है गाड़ी के अंदर, ब्रेकिंग बहुत इफेक्टिव है इसके अंदर। गाड़ी का साइज़ बहुत ह्यूज है लेकिन बहुत इजी टू मैनेज है ये। बहुत आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ व्हीकल है, मुझे इसे पार्क करने में दिक्कत आ रही है। मुझे मतलब विजिबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। और मुझे नहीं पता, मैं जब से ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस कोयल को प्रॉब्लम क्या हो रही है। चुप हो गई, देखते कितनी देर रहती है। अच्छा, बाकी ये M स्पोर्ट की बैजिंग वगैरह, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई देती है। अब ये M स्पोर्ट की जो बैजिंग है ये बेसिकली इसके इंजन के साथ कुछ नहीं हुआ कि इंजन के अंदर कुछ ट्यूनिंग कर दी गई है। M स्पोर्ट सिंपली बस ये है कि कुछ आपको कॉस्मेटिक चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है। जैसे ये बैज आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ मिल गया है, कैलिपर आपको दे दिया गया है ना, आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा छोटा छोटा कुछ कुछ होगा, मैंने इतना नोटिस नहीं किया यार। मेरा मेन फोकस ना गाड़ी के अंदर ड्राइव होता है। जितनी भी गाड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ, तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि देखिए गाड़ी देखने में सुंदर है, प्यारी है, अच्छी बात है, कितनी देर तक निहारोगे, फाइनली आपको उसे ड्राइव करना है, तो बिना ड्राइव के खरीदिएगा नहीं। इस गाड़ी को भी मैंने दिल्ली में टेस्ट ड्राइव किया है, इस गाड़ी को मैंने चंडीगढ़ में टेस्ट ड्राइव किया है। ये अवेलेबल नहीं थी, मैंने वेट किया है और तब इसको टेस्ट ड्राइव करके फिर मैंने ख़रीदा है। उसके अलावा अगर हम कार के इंटीरियर की बात करेंगे ना, तो देखो इंटीरियर बहुत सुंदर है। ऐसे करके आपका नाम इसमें पॉपअप होता है, जैसे वो बोल रहा है वेलकम रजनी चौधरी। कार का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सुंदर इंटीरियर है। यहाँ पर जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने इसके ऊपर रैप करा रखा है, तो ये अंदर से अलग है, लेकिन ये मैंने इसको कार्बन फाइबर में पूरा रैप करा दिया था, क्योंकि कई बार होता है, वैसे तो मेरे नेल्स कभी बड़े होते नहीं है, ना मैं नेल पेंट लगाती हूँ, ना मेरे नाखून बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी होता है यार, नोच नाच दे कहीं से मुझे लगता है थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे उसमें रहनी चाहिए। की बात करेंगे तो की इसकी ऐसी होती है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सब चीज़ें। मेन अट्रैक्शन इस कार के अंदर जब अंदर आते हैं तो आपको ये जो गियर नॉब है, हमारा लीवर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, स्वरोस्की ने इसको डिज़ाइन किया है। और इसके अंदर जो एक्स दिखाई देता है ये बहुत क्लासी लगता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है मेरे पास, और बाकी AC कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें। ज़्यादातर आपको यहाँ पर सारे जो मेरे बटन्स हैं ये सारे फिजिकल बटन्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टच नहीं है। टच आप यहाँ से कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ है, तो वो बहुत ईजी टू मैनेज लगता है, जो मेरे लिए बहुत प्रेफर्ड है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि बड़ा सा स्क्रीन और मैं सब कुछ उसके अंदर करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ मुझे ऐसे सामने ईजी सा मिल जाए, ताकि मैं उसको प्रेस करूँ और मेरा काम हो जाए। ठीक है,
टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बहुत टेकी कार है ये। देखिए, अगर मेरे को सपोज सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ आपको सीट्स का ही। जैसे मैं अपनी सीट में कुछ एडजस्टमेंट करूँगी, मेरे स्क्रीन पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा जेस्चर कंट्रोल है, आप वॉल्यूम वगैरह के लिए ना, ये दिख रहा होगा आपको। अभी तो मैंने कुछ म्यूज़िक चला नहीं रखा है इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा, अदरवाइज़ वो आप इस तरफ मूव करेंगे स्लो हो जाएगा, इस तरफ मूव करेंगे फास्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, फिर से डबल करेंगे तो आपका म्यूट से हट जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल्स हैं फॉर द सीट्स, तो मैंने अपनी सीट के पास दूरी में हाथ लेके आई हूँ, तो ये देखो, ये यहाँ पर सीट पोजीशन शो करने लग गया कि मैं कुछ करने वाली हूँ। अब सपोज मैं अपनी सीट को आगे करती हूँ, तो जो भी मैं चीज़ करूँगी, थाई सपोर्ट को कर रही हूँ तो थाई सपोर्ट हो रहा है मेरा। अब मैं अपने हेडरेस्ट को करती हूँ, देखिए, तो मेरा हेडरेस्ट होने लग जाएगा। तो ये जो भी आप सीट का कर रहे हैं वो आपको पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी, वो फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इनफैक्ट पैसेंजर भी अगर कर रहा है तो वो भी आपको पता चलेगा। और सिर्फ ये नहीं है कि वो फंक्शन आपका सिर्फ दिख रहा है होते हुए, जिस बटन को आप टच कर रहे हो ना वो बटन आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको नीचे के साइड में कि अभी ये बटन टच है, अभी ये बटन टच है। लंबर सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका टच है। तो ये इस टाइप से आपको हर चीज़ दिखाता है। एक्चुअली इस टाइम पर स्पेस बना रही थी मैं, इनको पूरा आगे लेके आ गई, मैं उसको भी लेके आ गई, ताकि अगर किसी को पीछे जाना है तो वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये सिंपली आपको रियर बटन्स को प्रेस करना है और इस टाइप से आपकी पूरी सीट्स, ड्राइवर भी आगे आ चुका है जैसे इस टाइम पर मैं आ चुकी हूँ, पैसेंजर सीट भी आगे आ चुकी है, पीछे की दोनों सीट भी आगे आ चुकी है, और रियर में जाने के लिए आपका स्पेस क्रिएट हो गया है। अब सपोज मुझे यहाँ पर बैठे बैठे अपनी, एक तो मुझे पहले वापस जाना है यार, अब मुझे वापस करना है तो मैं सिंपल दूसरा वाला कंट्रोल प्रेस करूँगी, तो ये इस टाइप से सीट अपनी पोजीशन पे वापस जाएंगी और मैं भी पीछे आ जाऊँगी फाइनली। मैंने इतना सेट किया हुआ था इसे। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि सपोज मुझे इस वाले पैसेंजर की सीट को करना है। कई बार होता है ना, कोई बैठा है आपके साथ, पेरेंट्स बैठे हैं या बच्चा बैठा है, उसको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ से 2 को प्रेस करेंगे, ये सीट बना हुआ है, 2 बना हुआ है, और यहाँ जो आपके पास कंट्रोल्स हैं, अब यहाँ पर ये ड्राइवर सीट नहीं दिखा रहा, ये पैसेंजर सीट बन गई है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल दूंगी, सपोज मुझे सीट आगे करनी है तो मैं इसको यहाँ से करूँगी और आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने शुरू हो जाएंगी। मीन्स आप कंट्रोल ये वाला यूज़ करेंगे और ऑपरेट आपका ये वाला पार्ट होने लग जाएगा। मतलब सब कुछ कर सकते हो यार। यहाँ पे लंबर्ड, थाई सपोर्ट करके दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ से मैं कर रही हूँ और मेरा थाई सपोर्ट अब वापस कर देते हैं लाइक दिस। हेड को करना है आपको, हेड भी आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है एसी। एसी बहुत इफेक्टिव है, नंबर 1। दूसरा, आपको हर पैसेंजर के लिए अलग अलग एसी कंट्रोल है। ड्राइवर के लिए अलग है, इस पैसेंजर के लिए अलग है, पीछे वाले दोनों पैसेंजर के लिए अलग है। यहाँ पर आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन मिलता है, मैंने कैप्टन सीट ही ऑप्ट कर रखा है। पैसेंजर वाला भी ऑप्शन होता है शायद इसमें ना, मुझे पता नहीं, पैसेंजर वाला है नहीं है, मैंने तो देखा नहीं था, मुझे यही चाहिए था। पीछे भी आपके पास दोनों के लिए इंडिपेंडेंट एसी कंट्रोल दिए गए हैं। उसके पीछे जो बैठे हैं उनका भी अलग से टेम्परेचर सेट हो जाएगा, सबसे लास्ट में भी जो बैठे हैं आई मीन। तो मतलब हर किसी को पूरा फ्रीडम है अपने एसी का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट करने का। उसके अलावा जो आपका सनरूफ है ये भी आपका 3 पार्ट में स्प्लिटेड है। ये वाला जो फर्स्ट वाला आपका पार्ट है ये आपका ओपनेबल है। उसके पीछे जो आपको ग्लास दिया गया ये आपका फिक्स है। उसके बाद जो लास्ट में आपका है वो आपका फिक्स है, लेकिन जो फैब्रिक पार्ट है वो आपका ओपनेबल है, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं यहां से। अब ये जो सनरूफ वगैरह के कंट्रोल है ना, इसको आप पीछे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप डोर में देखेंगे आपके पास सारे कंट्रोल हैं। आप यहां से अपने सनवाइजर को ऑपरेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, अपने सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट में आपका सनरूफ है आप उसको भी ऑपरेट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ें आपके पास यहाँ बैठे बैठे अवेलेबल है। उसके अलावा एड ऑन में यू हैव दीज मल्टीमीडिया स्क्रीन, जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप लॉन्ग रन पे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरा इंफोटेनमेंट कंट्रोल आपके पास है। ये नंबर 1 चीज़ ये, आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके यहाँ पर उसको मिरर कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हेडफोन पहन के अपना इंडिविजुअली अपनी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। ये बंदा अलग देख सकता है, ये बंदा अलग देख सकता है। और हेडफोन को ऑपरेट करने के लिए आपको जो कंट्रोल दिया गया है वो है यहाँ पर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये CD प्लेयर दिया गया है,
और ये नीचे के साइड में कुछ कंट्रोल्स और हैं, जैसे कि आपके पास HDMI है और ये आपके पास फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट्स हैं। और मैंने आज तक इन्हें यूज़ नहीं किया क्योंकि ये दोनों हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। एड ऑन में यू हैव दिस 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया यार अभी तक तो। बाकी AC वगैरह बहुत इफेक्टिव है, आपको सेंटर में वेंट्स मिल जाते हैं, साइड में वेंट्स मिल जाते हैं, कूलिंग बहुत अच्छी है। अल्कंटारा का यूज़ है फुल ऑन गाड़ी के अंदर, प्रीमियमनेस फील कराती है गाड़ी। आपने 1.5 करोड़ खर्च किया है, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताएगी गाड़ी आपको, और आपको वो सब चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती है। सिंपल आपको अच्छा हाँ, सब चीज़ें आराम से मिल जाती है। ऐसा मुझे याद आया कि कुछ लोगों का सवाल होगा यहाँ पर कि मैंने जस्ट 2 महीने के बाद इस गाड़ी का फेस लिफ्ट आ गया था, मैंने उसका क्यों नहीं वेट किया, मैंने ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट या ये वाला पर्टिकुलर मॉडल ही क्यों ख़रीदा। चलो बाहर चल के बताती हूँ। अच्छा, बाहर चलने से पहले एक बार पीछे देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे कैप्टन सीट है, बहुत कंफर्टेबल है, अलग अलग बैठिए, कोई टच टच होने की ज़रूरत नहीं है गर्मी वर्मी में, या मुझे बड़ा वो लगता है कि थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर हम लोग बैठें, तो वो बहुत अच्छा है। पीछे अगर आपको जाना है तो सिंपली उसके लिए आप इसको अप करेंगे और ये गाड़ी इस तरीके से अपना पूरा स्पेस क्रिएट करेगी। सॉरी यार, हम लोग ना अभी कल ही कहीं से घूम के आए हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे चिप्स विप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, थोड़ा सामान गंदा हुआ हुआ है, तो इसकी मैंने क्लीनिंग नहीं कराई है, करा लेंगे हम। अब आप यहाँ से बहुत आपके पास अच्छा खासा स्पेस क्रिएट होता है, पीछे जा सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6" तक है तो 2 जने बहुत आराम से इसमें बैठ सकते हैं। हम लोग नैनीताल गए थे, मैं और मेरी मम्मी बैठे थे पीछे, हम दोनों बहुत आराम से बैठे थे, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई थी, मज़ा आ गया था। गाड़ी का सस्पेंशन इतना ज़बरदस्त है, अदरवाइज़ होता है कि पीछे की सीट पर बहुत झटके वटके लगते हैं, यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, आप बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। आपके पास इंडिपेंडेंट AC है, आपके पास इंडिपेंडेंट ये स्वीट सा सनरूफ है, अलग से आपको लाइट्स मिल जाती है, आपके पास अलग AC वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, साइड में आपके पास कप होल्डर्स हैं, हैंड रेस्ट है आपके पास साइड में, तो हर चीज़ इन टोटल आपका लास्ट रो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाती है। तो इस गाड़ी के अंदर हम लोग बोलेंगे कि 6 जने बहुत आराम से, बहुत प्यार से लॉन्ग रन के ऊपर जा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि सपोज मैंने इसको ऐसे किया, स्पेस मैंने क्रिएट किया, लेकिन बाई चांस मैंने इन सीट्स को डाउन कर रखा था, तो यूजुअली क्या होता है, हमें पीछे जाना पड़ता है, बूट में आपको जाना पड़ेगा और सीट को अप करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये कंट्रोल यहीं दिया गया है और ये दोनों साइड है, तो आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे और ये आपका वापस से अनफोल्ड हो जाएगी सीट। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मुझे इसको डाउन करना है, मैं इसको यहीं से डाउन भी कर सकती हूँ, सपोज मुझे कुछ सामान रखना है, कुछ करना है, और मुझे इसको अप करना है, वो भी मैं यहीं से कर सकती हूँ। मैंने बोला ना, गाड़ी आपको बहुत चीज़ों पे फील कराती है कि हाँ यार ठीक है, पैसे वसूल हो रहे हैं मेरे। तो लग्जरी वाइज, कंफर्ट वाइज और फीचर वाइज तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, वायरलेस चार्जर, एवरीथिंग इज़ देयर, जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरी ज़रूरत का हर सामान है। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये पर्टिकुलर वेरिएंट क्यों ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रांड की साइड से ठीक डिसीजन नहीं लगता। बताते हैं उसके ऊपर, आइए बाहर। जिस टाइम पर ये कार आई थी उस टाइम पर मुझे बता दिया गया था कि मैम 2 महीने के अंदर अंदर इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो इस ब्रांड ने ऐसा कुछ छुपाया वुपाया बिल्कुल नहीं था हमसे, डीलरशिप ने नहीं छुपाया था, बता दिया गया था ये चीज़ हमें। लेकिन अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो बस थैंकफुली बहुत सारी चीज़ें हमें पहले पता चल जाती हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली, जैसे होता है ना कि उसकी कुछ इमेजेस लीक हो रही हैं या पर कैमोफ्लेज्ड व्हीकल को ट्रेस किया गया है, तो उन सब चीज़ों से मुझे आइडिया हो गया था कि गाड़ी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीग्रेड किया जाएगा। आप देखिए चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा है, ADAS वडास सब कुछ है, वो सब चीज़ों के साथ कुछ नहीं किया कंपनी ने। कंपनी को गाड़ी को थोड़ा और अपग्रेड करना था, एडवांस करना था। यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली जो आपके ये फ्लैप्स हैं ये बंद रहते हैं, और जैसे ही आपका इंजन हीट अप होगा तो ये आपके ओपन हो जाते हैं, ताकि आपका जो इंजन है वो कूल डाउन हो जाए, उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। तो ये नई वाली गाड़ी के अंदर भी आपका होता है। मेन जो चेंज किया गया है वो है इसके हेडलैम्प सेटअप में, इसकी शेप चेंज कर दी गई है। पहले थोड़ा ब्रॉड आपको मिलता था, अब थोड़ा स्लीक मिलता है। कुछ लोगों को वो स्मार्ट लग सकता है, मुझे यही स्मार्ट लगता है, क्योंकि मुझे उसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये बहुत अट्रैक्शन देता है स्टार्टिंग से ही। जब इस गाड़ी को ऑन करते हैं ना, वो जो अलग अलग पार्ट, ब्लू अलग ऑन होगा, ये DRL अलग ऑन होगा, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। वो चलो सुंदरता को भी छोड़ देते हैं। ये जो हेडलाइट्स यहाँ पर हमें ऑफर की गई है, ये है आपकी लेज़र लाइट्स।
अब जो आपको BMW में मिल रही है वो है हमारी LED लाइट्स। लेज़र लाइट्स महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी LED। अगर आप नई फेसलिफ्ट लेके आए हैं तो भैया आपने इस चीज़ को डाउनग्रेड क्यों किया, आपको अपग्रेड करना चाहिए था। पहला सवाल मेरा BMW से यही है कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। दूसरा, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, सब सही है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। अंदर की साइड में आपको X7 मिल जाता है, थोड़ा वो लाइट इधर जा रही है, एम्बियंट उधर जा रही है, वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। उससे बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग आपने यहाँ पर कर दी है। बाकी एलॉयज़ की अगर बात करेंगे साइड में, तो एलॉयज़ आपके एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया। एक और जो मेजर चीज़ आती है वो है फिर से कार के अंदर ये जो मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका गियर नॉब है, इसका बहुत मेन अट्रैक्शन था। इतना बड़े साइज़ का आपको गियर नॉब मिलता है, स्वरोस्की का यूज़ इतना सारा आपको दिखाई देता है इसमें। अब इसको छोटा सा कर दिया गया है, आपको छोटू सा मिलेगा बिल्कुल। तो वो भी अगेन कॉस्ट कटिंग है कि स्वरोस्की का तो है लेकिन है इतना सा। उसके अलावा एक और जो चीज़ यहाँ पर की गई है वो है ये मल्टीमीडिया स्क्रीन, जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत काम के हैं, बहुत मज़ा आता है, आप लॉन्ग रन पे एंजॉय करेंगे। प्रीमियमनेस के साथ साथ बहुत यूज़फुल भी है ये चीज़ कि आप बोर नहीं होते। जो पीछे लोग बैठे हैं, अपना बच्चे हैं, उनके लिए मूवी लगा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, कुछ काम करना है आप वो चीज़ कर सकते हैं, वो यहाँ से हटा दी गई है। इस बार आपको ये दोनों स्क्रीन भी गाड़ी में नहीं मिलने वाले, अगेन कॉस्ट कटिंग है। अब ये जो कॉस्ट कटिंग की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यार इन सब चीज़ों का प्राइस मिला के बहुत लाखों में बनता है, लेकिन वो प्राइस घटाना चाहिए था। फिर ब्रांड को घटाया नहीं है, कुछ 4-5 लाख रुपए बढ़ा दिया उन्होंने। तो मतलब ये बोलना चाहिए कि चलो फेस लिफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ाया नहीं आपने, लेकिन जिस हिसाब से आपने चीज़ों को कम किया है तो आपको प्राइस को घटाना चाहिए था भाई। मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये चीज़ें पता थी थोड़ी सी पहले से, मुझे आइडिया था, इसलिए मैंने पहले इस वाले वेरिएंट को फटाफट ख़रीद लिया था। एंड बिलीव मी, जितने भी हम लोग दोस्त हैं हमारे पास, जो नोन लोग हैं हमारे जिनके पास ये वाला वेरिएंट है, वो ज़्यादा खुश हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो उसके अंदर से गायब कर दी गई है। सबसे मेन आपको फील होगा लेज़र लाइट्स का यूज़ जब आप रात के टाइम पे ड्राइव करते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डिज़ाइनिंग की भी प्रॉब्लम है इनफैक्ट लाइट में, कि वो जो स्प्लिट वाला उन्होंने अब बना दिया है, स्लीक सा बना दिया है, ये थोड़ा बोल्ड लुक देता है गाड़ी को, गाड़ी सुंदर लग रही है। BMW की अगर हम लोग बात करें तो एक ज़माना था जब इनकी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा ख़रीदा नहीं जाता था, कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब थी, ऑडी मर्सिडीज़ की तरफ ही लोग इंक्लाइंड रहते थे। फिर एक टाइम आया है कि जब BMW को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट उनकी सेडान्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ मैं बोलूँगी जैसे X7 हो गई या X5 भी चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, इसको बेटर और करना चाहिए था रादर कि आपने उसके अंदर डिग्रेडेशन किया है। और सर्विस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सर्विस पैक मत लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। अराउंड 5.5 लाख रुपए का सर्विस पैक है इसका, 60,000 किलोमीटर 5 साल, और मुझे तो इतना यूज़फुल नहीं लगा भाई। उससे कम पैसे में आपकी सर्विस हो जाएगी, आप यहाँ पर मतलब उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अभी 3 सालों में तो मैं नहीं कर पाई, अब मे बी मेरे शू ब्रेक वगैरह कुछ चेंज वेंज होंगे, तब भी मतलब उतनी कॉस्टिंग नहीं आती है। आप मत लीजिएगा, आप नॉर्मल सर्विस कराइएगा, आराम से आपका हो जाएगा। एक सर्विस कॉस्ट आपकी स्टार्टिंग की जो सर्विस है 3 साल तक 45,000 रुपये की है सिर्फ। तो आप देख लीजिए, मैंने 5.5 लाख दिए, 3 साल मेरे जा चुके हैं, 2 साल सिर्फ मेरे पास बचे हैं, क्या ही निकाल लेंगे हम। और अगर मेजर सर्विस की बात करेंगे तो वो आपके 80-90 हज़ार की है, तो मेंटेनेंस वाइज आई मीन सर्विस वाइज इतना कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा, सर्विस पैक महंगा पड़ता है आपको। बट मैंने इसलिए भी ले लिया था कि मुझे GST वापस मिल जाता है, तो अगर आप अपनी कंपनी के नाम लेंगे तो आपको सर्विस पैक का GST मिल जाएगा, वो आपके पास एक बेनिफिट है। अच्छा, गाड़ी के लिए बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया हम कार का डाउन पेमेंट करके लें, हम लोन कराएं, हम ये कराएं, हम वो कराएं। तो देखिए, गाड़ी का आपको जो ख़रीदना है वो इंटायरली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को ख़रीदते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिज़नेस में हूं, मेरे को बहुत बेनिफिट है, मैं अगर गाड़ी को लोन पे लेती हूं तो मेरे को लोन में सीधा फ़ायदा मेरा वो खर्चे में चला जाता, तो मेरे को उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लोन लेके हमें CA एक बजट बताता है कि मैडम आप इतने से इतने करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, तो हम खरीद लेते हैं, सिंपल। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास सारा पैसा कैश में है, वाइट है, तो आप उस टाइप से पे कर दीजिए, और अगर नहीं है तो लोन ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं मेरे पास गाड़ी लीज़ पे आई है, तो भाई ये लीज़ पे नहीं है भैया, गाड़ी अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदी है मैंने। यकीन किया कीजिए, लोग मेहनत करके भी पैसा कमाते हैं।
आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं दूसरे को क्वेश्चन करेंगे। तो ये था मेरा BMW X7 का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाड़ी से। डीलरशिप से मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ज़्यादा मतलब ओवर में वो चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करते, लेकिन यस फाइनली कर देंगे। उसके अलावा गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप ड्राइव करने के शौकीन हैं, शॉफर से चलवानी है फिर तो आप और भी ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं। आप मर्सिडीज़ की GLS भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पेट्रोल में ही गाड़ी को देख रहे हैं तो GLS पेट्रोल के कंपैरिजन में X7 का जो ये पेट्रोल वर्जन है ये माइंड ब्लोइंग है। आप दोनों को ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल फ़र्क पता चलेगा कि X7 की ड्राइव नेक्स्ट लेवल है। आप बिल्कुल रिलेट करेंगे, बिल्कुल एग्री कर जाएंगे मेरे साथ। तो अगर आप खुद ड्राइव करने के शौकीन हैं, पेट्रोल में गाड़ी खरीदना आप चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो साइज़ है, ये सब है, मस्कुलर सी दिखाई देती है, ह्यूज दिखाई देती है, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अभी जो इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो मर्सिडीज़ के अंदर पहले क्या होता था कि आपको वहाँ पे मल्टीमीडिया स्क्रीन नहीं मिलते थे, वो देने लग गए। ये पहले देते थे, इन्होंने हटा दिए। तो आपके पास चॉइसेस सारी हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। रिकमेंडेड इज़ X7। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं हर किसी को खुले दिल से बिना कन्फ्यूजन के रिकमेंड करती हूँ कि गो फॉर X7 अगर आपका बजट ये है तो। आज की डेट में इसके अगर प्राइस की बात करेंगे तो इसका प्राइस है ये, और ये प्राइस पहले वाली जनरेशन से जस्ट 4 या 5 लाख रुपए बढ़ा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, कई लोग कहते हैं कि मुझे सेकंड हैंड में ख़रीदना है कार को। सेकंड हैंड में डेफिनेटली आपको गाड़ी उस टाइम पर सस्ती मिल जाएगी, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना आपकी, जो आगे का मैंने आपको बताया, सपोज़ लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई, टायर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको बदलवाने पड़ गए हैं, सर्विस आप कराते हैं, वो सारी कॉस्टिंग आपकी सेम रहेगी। तो वो चीज़ दिमाग में रख के ख़रीदिएगा, और गाड़ी को एक बार बहुत अच्छे से चेक करा लीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत मुसीबत हैं। ब्रांड न्यू में तो चलो फिर भी कंपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहती है कि कुछ हो गया, ये हो गया। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बहुत अच्छे से टेस्ट करा के लीजिएगा, कि अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई ना तो बहुत मोटे मोटे आपके खर्चे बनते हैं। इधर उधर से काम कराएंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमने ये कर दिया, वो बाहर से कॉस्मेटिक चेंजेस हर कोई कर देगा, लेकिन अगर कार के अंदर दिक्कत है ना तो उसको फिर ब्रांड के अलावा, कंपनी के अलावा कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, और वो आपको अच्छा खासा पॉकेट को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए सेकेंड हैंड कार्स लीजिए, लेकिन बहुत अच्छी जगह से, ट्रस्टेड जगह से, और चेक करा के, अच्छे से चेक करा के। तो चलिए दोस्त, ये था आज का हमारा वीडियो ओवर X7। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।